फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में इनर लाइन परमिट के बारे में जानेंगे। उसी को ILP भी बोला जाता है। तो ये इनर लाइन परमिट किसने लागू किया था, क्यों लागू किया था, इसके पीछे के रीजंस क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये कंटिन्यू क्यों रखा है, उसके बाद कौन कौन से स्टेट में ये लागू है, डिसाइड कौन करता है इनर लाइन परमिट लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इशू कौन करता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इनर लाइन परमिट है वो सबसे ब्रिटिशर्स ने लागू किया था 1873 में। तो ये लागू क्यों किया गया है ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का रीज़न क्या है देखेंगे। जो इनर लाइन परमिट है उसी को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 बोला गया है, यह हम ध्यान रखेंगे। तो बंगाल से जो ईस्ट पार्ट है उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। पर ये किसको रेगुलेट करने की बात करता है ये देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं बंगाल के जो बिजनेसमैन हैं वो ईस्ट में जाके यानी नॉर्थ ईस्ट में जाके वहाँ पे ट्रेड ना कर सके, वहाँ पे ट्रेड ना कर सके या फिर ट्रेड में मोनोपोलाइज ना हो सके, इसलिए ये एक्ट उन पे नज़र रखने के लिए ये इनर लाइन परमिट लाया गया है। तो इससे ये परमिशन लेके आप टेम्पररी वहाँ पे सेटल हो सकते हो, परमानेंटली आप वहाँ पे नहीं सेटल होंगे। तो आप परमानेंटली वहाँ पे नहीं सेटल होंगे तो आप ट्रेड नहीं कर सकोगे। और वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो ब्रिटिश के अंडर रह जाए, ब्रिटिश की वहाँ पे मोनोपोली ट्रेड में बन जाए, इसलिए ये एक्ट लाया गया है। तो ये क्लियर हो गया कि इसका पीछे का कारण, ये इनर लाइन परमिट लाने का कारण यही है। उसके बाद हम देख सकते हैं जो सिविल सर्वेंट है उनको विदाउट परमिशन जाने की अनुमति इस एरिया में होती है। ओके, तो ओनली सिविल सर्वेंट्स अलाउड टू गो विदाउट परमिशन इन सच एरियाज, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ, देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ। ये इनर लाइन परमिट की वजह से क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में जो ब्रिटिश की मोनोपोली ट्रेड में बनी रही, ओके बनी रही, यहाँ के ब्रिटिशर्स की मोनोपोली ट्रेड में बनी रही। अब ट्रेड किन चीज़ों में होता था, टी में होता था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में होता था, और बहुत सारे जो वहाँ के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें ट्रेड ये ब्रिटिशर्स करते थे। तो ब्रिटिशर्स करते थे तो क्या हुआ, वहाँ पे ट्राइबल का एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया। तो ये घटनाक्रम में बोल रहा हूँ, एक्सप्लॉयटेशन वहाँ के ट्राइबल लोगों का ब्रिटिशर्स द्वारा चालू हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया। उनको वहाँ के ट्राइबल लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना वो चालू कर दिए थे। तो उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि वहाँ पे ट्राइबल अपराइजिंग चालू हो गए। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि वहाँ पे संथाल अपराइजिंग, मुंडाज अपराइजिंग, ये सब अपराइजिंग वहाँ पे चालू हो गए। तो ये पूरा घटनाक्रम वन ऑफ द रीज़न है कि ये ट्राइबल अपराइजिंग क्यों होते थे। तो ये क्लियर हो गया। तो अब हम देख सकते हैं कि 1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तब हमने ये कंटिन्यू क्यों रखा है। तो आपको पता होना चाहिए नेहरू जी की जो ट्राइबल पंचशील पॉलिसी थी तब उसमें कौन कौन से पॉइंट है ये हमने देखा है, पर आपको शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ। नेहरू पंचशील पॉलिसी में उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, उनको अपने हाल पे छोड़ देना है ट्राइबल्स एरिया में लेस इंटरफेरेंस के लिए, उनको उनके लैंग्वेज को प्रमोट करना है, उनको अपने हिसाब से बढ़ने का मौका देना है। यहाँ के लोग वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते हैं, परमानेंट सेटल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग वहाँ जाके सुपीरियरिटी शो नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उनको एलिनेट फील नहीं करवाना है, उनके लैंग्वेज को प्रमोट करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, उनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको स्किल्स देना है, उनको डेवलप करना है। तो ब्रिटिशर्स द्वारा नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट भी नहीं हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं आया था, ट्राइबल्स का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चालू हो गया था। ये बहुत सारी बातें ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं। तो इसलिए नेहरू ने ट्राइबल पंचशील पॉलिसी के द्वारा आफ्टर इंडिपेंडेंस को ये जारी रखा है कि वो उनके हाल पे उनको छोड़ देना चाहिए विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इसके लिए उनको सिर्फ हमें ध्यान रखना है उनका,
ओके, तो उनको कन्वर्ट या ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नेहरू जी का मानना था। तो ये क्लियर हो गया। अब कौन कौन से स्टेट में ये लागू है ये देखेंगे। तो कौन कौन से स्टेट्स में ये लागू है ये देखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में हो गया, मिज़ोरम में, नागालैंड में और मणिपुर में ये अभी इनर लाइन परमिट लागू है। ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हैं। तो ये डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है कि इनर लाइन परमिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये डिसाइडिंग अथॉरिटी है। ये ध्यान में रखो, ट्राइबल अफेयर्स नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये डिसाइडिंग अथॉरिटी है। अब डिसाइडिंग अथॉरिटी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, तो इशू कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू करता है। ये भी ध्यान रखो, स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है। तो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री यानी होम अफेयर्स ही इशू और डिसाइड करती है, तो ऐसा गलत होगा। डिसाइडिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इशू कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है। ये हमें याद रखना चाहिए। तो जो इनर लाइन परमिट है वो कौन कौन से लोग ले सकते हैं, तो इंडियन सिटीजन के लिए ये है। तो आप देख सकते हैं इंडियन सिटीजन के लिए इनर लाइन परमिट है, और जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट होता है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है। तो प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है कि बोथ इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए इनर लाइन परमिट कंपलसरी है, ऐसा पूछा जा सकता है। जब आप कौन सी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर ट्रैवल करते हो तो इनर लाइन परमिट लेना ज़रूरी है, ऐसा पूछा जा सकता है, पर वो गलत होगा। इंडियन सिटीजन्स के लिए इनर लाइन परमिट है और फॉरेनर के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है। ये हमें क्लियर होना चाहिए। ओके, तो डिसाइडिंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इशू कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। ये भी क्लियर होगा। अब इनर लाइन परमिट में क्या क्या पूछा जाता है, ये कॉमन है कि आप एंट्री कब कर रहे हो, एग्जिट कब कर रहे हो, कौन कौन सी जगह पे आप जाओगे, कितने दिन रहोगे, ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा और तभी आपको इनर लाइन परमिट दिया जाएगा। उतनी टाइम फ्रेम के लिए आपको ये इनर लाइन परमिट दिया जाएगा। तो ये था पूरा एनालिसिस इनर लाइन परमिट एज ए यूपीएससी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। तो हमारे चैनल के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।